सबको नमस्कार। आपका न्यूज का एपिसोड 688 है। आज का तारीख 28 दिसंबर 2024। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन पॉलिटिक्स। AAP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role, responsible fighting for people's issues and boldly resist. Follow Aapke News @News Aapke and watch the YouTube channel AKN TV India. AKN stands for आपके न्यूज टीवी इंडिया। एक भारत का बेटा और पूरा प्रगति का रास्ते में जाने वाले और जाने के लिए बहुत ही अच्छे शिद्दत से काम करने वाले एक योद्धा, एक बेटा आज हमसे विदा लिए थे। उनका नाम है मनमोहन सिंह जी। वो इंडिया के सबसे पहला और नामी फाइनेंस मिनिस्टर थे और 2 दफे प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। और 1990 में इंडिया में फिस्कल डेफिसिट 8.5% था ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर जीडीपी को अगर देखा जाए तो उसके अंदर 8.5% जो है फिस्कल डेफिसिट था। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट वो इतना बड़ा था, इतना ज्यादा था। तो अभी आज का करंट डेफिसिट 8.5 है ऑफ द जीडीपी। उस समय तो 3.5 है, तो उस समय 8.5 था। तो ये और फॉरेन रिजर्व्स भी बहुत ही कम थे। इंडिया का रिजर्व जो है $1 बिलियन थे। जस्ट 2 हफ्ते के लिए भर का इंपोर्ट्स कर सकते थे हम लोग। और अगर अगर अभी का कंपैरिजन करेंगे, 2009 का करेंगे तो 600 बिलियन है। तो उस समय 1 बिलियन था, मतलब 2 हफ्ते का दाना है, समझ लीजिए। उस टाइप का हमारा इकोनॉमी था उस समय। तो उन्होंने उस समय अपना कमान संभाला था। और ऑफ कोर्स वो अकेले नहीं थे, फिर भी उन्होंने इतने सारे रिफॉर्म्स लेके आए। तो समय का जो एक फाइनेंस मिनिस्टर, जब ये मनमोहन जी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, फिर चिदम्बरम, उन्होंने बताया कि ये पूरा अपना हमारा इंडिया का जो है इंडिया का जो इकोनॉमी है कोलैप्स कर देता था अगर मनमोहन सिंह जी ये सब चीज नहीं करे तो। पूरा कोलैप्स कर देता था इंडिया, जैसा कि अभी हुआ है श्रीलंका में, उस टाइप का हो जाता था। तो फिर उन्होंने उस समय का जो प्राइम मिनिस्टर मिस्टर राव, पीवी नरसिम्हा राव, उन्होंने सिंह को बोला कि आप पूरा डीरेगुलेट कर दो इंडियन इकोनॉमी को। तो उन्होंने ट्री पे लेके आया। तो वैसे महान आदमी था। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में होशियारपुर में इकोनॉमिक्स पढ़ा था, बैचलर्स और मास्टर्स। और इसके बाद जो है हमेशा फर्स्ट आता था। फिर वो ट्राइपोस यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में 1957 में सेंट जॉन्स कॉलेज का मेंबर था। उन्होंने वहाँ पीएचडी किया। फिर वहाँ से एक इंटरव्यू में बता रहा था कि उनको 2 टीचर्स थे कैम्ब्रिज, वही लोग मेरे को सिखाए थे कैसा सोचना। और इसके बारे में मेरे को बहुत ही मैं आभारी हूँ उनके बारे, वो टीचर्स का। तो वहाँ का जो स्टडीज हमने किया वो बहुत प्रैग्मेटिक था, सिंटिलेटिंग, स्टिमुलेटिंग, ऐसा वर्ड्स यूज किया उन्होंने। फिर कैम्ब्रिज के बाद उन्होंने इंडिया आ गया पंजाब यूनिवर्सिटी में, और वहाँ यूनिवर्सिटी काम करने लगा पंजाब यूनिवर्सिटी में। फिर वहाँ से फिर ऑक्सफोर्ड चले गए, फिर डी फिल किए थे। फिर वहाँ से 1962 में डॉक्टरेट किए थे। और उसके बाद उन्होंने इंडिया को रिटर्न आया था इंडिया। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में प्रोफेसर था, सीनियर लेक्चरर था। फिर इसके बाद रीडर हुआ था पंजाब यूनिवर्सिटी में। फिर इसके बाद उन्होंने यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट में भी काम किया था। और वहाँ उनको एडवाइजर बना के दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड बाय ललित नारायण मिश्रा, एलन मिश्रा जो साहब थे उस समय। उन्होंने उसको टैलेंट को देख के उनको एडवाइजर बनाया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड में। इसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड
के ऊपर उन्होंने प्रोफेसर था दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में। फिर सिंह साहब ने जो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। फिर 1976 में सेक्रेटरी इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट बना। फिर प्लानिंग कमीशन में गए। फिर वहां से गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक गए में काम किया उन्होंने। तो फिर प्रणब मुखर्जी जो काम करता था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, उनका पोजीशन लिया उन्होंने। फिर ही वेंट टू बिकम द डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन 85 to 87। फिर इसके बाद प्लानिंग कमीशन में फिर सेक्रेटरी जनरल साउथ कमीशन। फिर इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पॉलिसी थिंक टैंक हेडक्वार्टर्ड इन जेनीवा स्विट्जरलैंड में काम किया। फिर उनको कि प्राइम मिनिस्टर उस समय मनमोहन सिंह साहब थे, उनके पास बहुत बड़ा सा एक चैलेंज था, इंडिया को कैसे बचाना है। तो मैंने जैसा था, उन्होंने पूरा बहुत ही वेपर थिन कोalition मेजॉरिटी गवर्नमेंट था उनका, पीवी नरसिम्हा राव का कांग्रेस और अन्य पार्टी सदस्यों के साथ। तो उन्होंने अपोजिशन पार्टीज को बुलाया था उन्होंने कि कुछ कुछ हम काम करना चाहते हैं, रिफॉर्म्स लेके आना चाहते हैं फाइनेंस में, इकोनॉमी के बारे में और लैंड के बारे में। और अगर हम लोग ये नहीं किया बैठ जाएगा और आप लोगों का कोई करियर नहीं बचेगा, आप पॉलिटिशियन एमएलए एमपी वगैरह कुछ नहीं रहोगे और तुम्हारा बच्चे और तुम्हारे जो पोते वगैरह का पूरा मैं जो करूंगा उसको बिल्कुल चुपचाप उसको हाँ से हाँ मिलाना है, उसको बिल पास करना है। तो ऐसा नॉर्मल अपोजिशन जैसा हर चीज को अपोज करते जाओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा मर्जी है। तो वो लोग सब एग्री कर लिए थे। आपने जो समझाया हमको अभी इंडिया के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, हमने समझ गए। तो अभी आप जो करोगे, जैसे करोगे वैसे हम उसको जो है पास करेंगे और उसका सब आपके जैसा मुताबिक चलेगा। तो फिर उन्होंने मनमोहन सिंह साहब को टास्क दिया था कि भैया ये है सिचुएशन, बहुत ग्रिम है, फिर इससे उसको आपको आके निकालना है इंडिया को। तो जो जो रिफॉर्म्स कर सकते हो आप, कैसा लिबरलाइजेशन करना है, क्या क्या करना है तुम कर लो। तो उन्होंने अपना पूरा, बिकॉज ही वॉज अ वेरी एरुडाइट मैन, बहुत एजुकेटेड चीज का, तो अभी मौका मिल गया तो उन्होंने पूरा ढांचा बना के इंडिया को एक ऐतिहासिक लिबरलाइजेशन पॉलिसी लेके आया और इम्प्लीमेंट किया। तो उनको पूरा इंडिया का और दुनिया का जो हिस्ट्री है उसमें गोल्डन लेटर से लिखा जाएगा। उनका नहीं की वजह से हम लोग अभी इधर इतने अच्छे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सिचुएशन में है। हम उनको नमन करते हैं। उनका देहांत हो गया था 92 इयर्स के उम्र में एम्स दिल्ली में। और अभी दिल्ली का न्यूज के समाचार के अंदर आते हैं। बहुत बड़ा एंथुजियाज्म खड़ा हो गया है महिला सम्मान योजना के ऊपर। और दिसंबर 25 को 10 लाख महिलाएं रजिस्टर किए थे स्कीम के अंदर और 23rd 24th में 12 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ था। और अभी तक टोटल 22 लाख विमेन महिलाएं रजिस्टर किए थे। और इसका विडंबना देखिए, बीजेपी अरविंद केजरीवाल को और आतिशी को बोल रहे हैं कि तुम लोग जो है महिलाओं को तुम चीटिंग कर रहे हो और कोई भी ऐसा स्कीम नहीं है एल्डरली लोगों को, बुजुर्ग लोगों को या महिलाओं को, फिर उसको फॉल्स प्रॉमिस दे के तुम लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ये विडंबना है, इंडिया का रियलिटी भी है। और दिल्ली के दगेबाज बोल के एक फिल्म है, यहाँ दिया है, आप उसको जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म इलेक्शन के लिए। देश की राजधानी है दिल्ली। यहाँ दो तरह की सत्ताएं हैं, एक ओर राज्य में बैठे दिलदारों की तो दूसरी ओर केंद्र में बैठे दगेबाजों की। दिलदार लोग संघर्ष करने वाले आम लोगों की आवाज हैं, तो दगेबाज पटरियों पर दौड़ लगाती ट्रेन के सायरन के नीचे अपने जुल्म से उठी आवाज को दबाने का काम करते हैं।
दगेबाजों में खास बात है, वो जितने बड़े दगेबाज हैं उतने ही बड़े ड्रामेबाज भी। देखो, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। उनकी ड्रामेबाजी की कहानियां इतिहास के पन्नों में इस कदर गड़ी थी कि दिल्ली का बच्चा बच्चा उनके खूंखार मंसूबों को जानता था। दगेबाजों का आका इतना क्रूर है कि अगर कोई मोहरा काम नहीं आए तो नए मोहरों को मैदान में उतार देता है। दिल्ली की सड़कों पर उतनी गाड़ियां नहीं हैं जितनी दगेबाजों की दगेबाजी है। एक एक दगेबाज का कच्चा चिट्ठा हम आपको सुनाएंगे, इसलिए हमसे जुड़े रहिए। दिल्ली के दगेबाज। और कांग्रेस का एक छोटा लीडर है बीजेपी, अजय माकन, उन्होंने कुछ स्क्रिप्ट पढ़ रहा था बीजेपी हेडक्वार्टर्स में लिखा हुआ, तो उन्होंने बोला कल अरविंद केजरीवाल को, ये अरविंद केजरीवाल जो है एक ट्रेटर है, एक देशद्रोही है, ऐसा कुछ उन्होंने बताया था। तो आप उसका बात का कोई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उसका बात सुनने वाला कोई है नहीं। और इसके बारे में आतिशी और संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, ये अजय माकन को तुम 24 घंटे में उसको निकालो, नहीं तो हम जो है बहुत सीरियसली ये चीज को लेंगे इंडिया गठबंधन में। और एक तरफ से अरविंद केजरीवाल जाके इंडिया गठबंधन के द्वारा दिल्ली में और चंडीगढ़ में भी कांग्रेस का कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, उनके बात करते हैं, वो लोग उनको थैंक यू भी बोलते हैं। तो जे और तुम ऊपर से अरविंद केजरीवाल को, तुम्हारी हिम्मत कैसा हुआ कि तुमने वैसी चीज कहते हो कि देशद्रोह है। तो और इसके बारे में भी हम आप उसको ये वीडियो सुनाना। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हुई है और हर वो काम कर रही है जिससे बीजेपी को चुनाव में फायदा हो। दिल्ली के अंदर इनके एक नेता हैं अजय माकन जी। अजय माकन जी बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, बीजेपी के कहने पर बयान देते हैं, बीजेपी के कहने पे आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट करते हैं। और कल उन्होंने सारी हदें पार करके देश के लोकप्रिय नेता, दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारी पार्टी के अगुवा हैं, उनको कह रहे हैं एंटी नेशनल है केजरीवाल। केजरीवाल अगर एंटी नेशनल है तो आप मुझे बताइए, वो केजरीवाल दिल्ली के लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, रोजगार का इंतजाम कैसे कर रहे हैं? आज तक अजय माकन ने या कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में किसी बीजेपी के नेता को एंटी नेशनल नहीं बोला। हम राष्ट्र विरोधी हैं, अरविंद केजरीवाल राष्ट्रद्रोही हैं। ये किस प्रकार का बयान है? कल मैंने देखा एफआईआर दर्ज करा रहे हैं आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने चंडीगढ़ तक में जाके कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया चुनाव में। आम आदमी पार्टी लगातार संसद के मुद्दों पे जो फैसला होता है कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होते हैं, और आप हमारे नेता को एंटी नेशनल कह रहे हैं। एफआईआर दर्ज करा रही यूथ कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। एक बीजेपी के नेता के खिलाफ कांग्रेसियों ने आज तक कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराई। अब केजरीवाल पे एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। हरियाणा का चुनाव हुआ, अंत तक हमारा प्रयास रहा कि हम मिलकर लड़ें, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार नहीं हुई। हम चुनाव लड़े, लेकिन एक भी अपशब्द, एक भी किसी के खिलाफ कोई गलत बयानी हमने नहीं की। एक बयान पूरे हरियाणा में दिखा दीजिए।
अरविंद केजरीवाल जी भी चुनाव प्रचार में करने के लिए गए, आतिशी जी भी गई, मनीष सिसोदिया जी भी गए, सारे हमारी पार्टी के बड़े नेता गए। किसी एक ने भी एक शब्द नहीं बोला कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, उनके नेताओं के खिलाफ। आज कांग्रेस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता है बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही। आप इसकी समीक्षा कीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा जा रहा है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। संदीप दीक्षित को कौन लड़ा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ? कौन उनका इंतजाम कर रहा है चुनाव लड़ाने का? तो इसलिए अब सारी हदें पार हो चुकी हैं, सारी सीमाएं पार हो चुकी हैं। अपमान का, एफआईआर दर्ज कराने का, एंटी नेशनल बोलने का जो दुस्साहस अजय माकन और उनकी पार्टी ने किया है, मैं मांग करता हूं कांग्रेस पार्टी से कि 24 घंटे के अंदर अजय माकन के खिलाफ कार्रवाई करें, वरना इंडिया गठबंधन के जो और भी घटक दल हैं उनसे हम लोग मांग करेंगे कि कांग्रेस को इंडिया गठबंधन से अलग करें। फिर मिस्टर रोहित दलाल और अक्षय दिलावरी, ये लोग जो है और इनके साथ ही सारे साथियां, ये लोग पहलवान लोग हैं। ये दिल्ली में पहलवानी करते हैं और सिखाते हैं, और इसके द्वारा स्पोर्ट्स, जो फिटनेस का स्पोर्ट्स का वो बढ़ाती देते हैं, और ये लोग बहुत सारे जिम भी चलाते हैं। तो ये लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे अरविंद जी का नेतृत्व में, उनके सामने और उनके साथ। फिर अरविंद केजरीवाल ने उनको स्वागत किया, बोला कि इनका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में अच्छा है, हेल्थ को और स्पोर्ट्स को बढ़ाने का जो कंट्रीब्यूशन, उसको हम आगे लेके जाएंगे। और जिम्स को और ये कुश्ती का जो भी है, स्पोर्ट्स फिटनेस का रिलेटेड, कुश्ती का रिलेटेड स्पोर्ट्स है, उसके अंदर जो भी समस्या है हम उसको भी आम आदमी पार्टी सॉल्व करेगी आगे चल के करके उन्होंने। और संदीप दीक्षित, वो भी बहुत ही खुन्नस में है, क्योंकि उनका मदर को 2 दफे हराया केजरीवाल ने। उनकी माँ जो है शीला दीक्षित, 15 साल से चीफ मिनिस्टर थी वो। फिर उन्होंने क्या किया, कल एक कंप्लेंट फाइल किया एलजी साहब के सामने। बोला कि जो वुमेन को, जो महिलाओं को जो फॉर्म भरने को कह रहे हैं और भरवा रहे हैं, महिला सम्मान स्कीम, ये सही नहीं है। तो ये ऑलरेडी महिला सम्मान जो स्कीम बोल रहे थे कि हमने 1000 रुपीज दे चुके हैं, वो अभी नहीं दिए हैं, और ऊपर से अभी बोल रहे हैं कि 2100, ऐसा कुछ भी बोल रहे हैं। और इसका ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं, लेकिन ध्यान इतना देना है कि ये लोग कितना साहस कर रहे हैं कि जाके एलजी को रिटर्न में कंप्लेंट दे रहे हैं। कांग्रेस का जो नेता संदीप दीक्षित, और यही संदीप दीक्षित कोई काम नहीं करते, लोगों से कुछ मिलते नहीं जुलते नहीं, पूरे साल 5 साल, फिर ये ऐसे नौटंकी। और कल आम आदमी पार्टी ने एक ऑफिशियली कंप्लेंट दर्ज किया है ईडी के पास, संजय सिंह जाके। और क्योंकि जो परवेश वर्मा जो कैश फॉरवर्ड ब्राइब कर रहे थे, उसको रेड हैंडेड वो कैमरा में पकड़ा गया है। तो उसके बारे में उन्होंने 4 बजे जाके कंप्लेंट किया, लेकिन वहाँ कोई ऑफिसर उनके साथ बात नहीं किया, उनको सिर्फ गेट पे कंप्लेंट दे के आना पड़ा। और पुलिस कंप्लेंट भी दिया गया है बीजेपी लीडर परवेश सिंह साहब सिंह के अगेंस्ट में। तो 170, 3184, 335, 336, 340 इंडियन पिनल कोड के तहत बाराखंबा रोड पुलिस स्टेशन के ऊपर, इनके ऊपर भी पुलिस कंप्लेंट भी दिया गया है। और एक बुराई जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इतना अच्छा हो गया कि बाबा कॉलोनी बोल के है वहाँ इतना अच्छा हो गया कि इसके ऊपर एक सभा हुई थी, थैंक्स गिविंग मीटिंग अरेंज किए थे। उसके ऊपर जो संजीव हमारे एमएलए हैं, तो उनको वो लोग सभी लोग ग्रेटिट्यूड
थैंक्स गिविंग किए थे वो लोग, यहाँ बहुत अच्छा हो गया। और एक कालका जी में कितना अच्छा काम कर रहा है इसके बारे में एक चितरंजन पार्क, सीआर पार्क पॉकेट 40 में एक रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू इनॉग्रेट किया गया था। इसके अंदर हम आतिशी ने वहाँ एक छोटा सा सभा करके उन लोगों से मिले थे और सीएम आतिशी ने तानिया सचदेव से मिले थे कल। ये तानिया सचदेव जो है एक चेस प्लेयर है इंडिया का और उन्होंने चेस के बारे में उन्होंने कई सारे बात आतिशी से किया था क्योंकि चेस एक ऐसा गेम है, वो सस्ता गेम है, उसमें कोई ज्यादा पैसा नहीं लगता और उसमें अच्छे से दिमाग चलता है और उसको कई सारे कॉम्पिटिशन्स में कई सारे लेवल्स में, जिला लेवल हुआ, स्कूल लेवल हुआ, जैसे कॉम्पिटिशन्स में आप आगे कम्पीट कर सकते हैं और इंटरनेशनल नेशनल लेवल्स में भी कर सकते हैं। जैसा आपको मालूम है आजकल का प्रेजेंट चैंपियन जो है 18 साल का इंडियन बन गया है, वर्ल्ड चैंपियन। तो ये चीज को गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ ये स्पोर्ट को कैसा बढ़ा सकते हैं इसके बारे में तानिया सचदेव के साथ आतिशी ने बात। और एक पॉलिसी पैरालिसिस चल रहा है दिल्ली का कुछ गांवों में, जो लोग जो गांव दूसरा जो स्टेट के साथ हरियाणा के सट के, यूपी के सट के जो है वहाँ एक प्रॉब्लम चल रहा है। जैसा कि मान लीजिए कि कुछ लैंड है वो दिल्ली में पड़ता है लेकिन कुछ लैंड थोड़ी ही दूर में हरियाणा में पड़ता है। वो हरियाणा का जो लैंड जो है उसका काफी अच्छा प्राइस बढ़ गया है लेकिन ये दिल्ली का लैंड वैसे वैसे के वैसे स्टैग्नेट हुआ है क्योंकि दिल्ली में कई सालों से तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो आती है दिल्ली का लैंड पॉलिसी, इसमें कोई चीज वो लोग नहीं कर रहे हैं जो रिफॉर्म्स करना चाहिए, जो प्लानिंग डेवलपमेंट करना चाहिए और वो लोग वो चीज नहीं कर रहे हैं, कई सालों से नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह से तो यहाँ का लैंड का कोई डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है और उसका प्राइस भी नहीं बढ़ रहा है। इसके ऊपर हमने एक रिपोर्ट डाला और हमने 5 दिन पहले एक न्यूज आइटम पढ़े थे, आप लोग गौर से सुनिएगा कि एलजी साहब ने ईडी को परमिशन दे दिया है टू प्रोसिक्यूट, केजरीवाल को प्रोसिक्यूट करो लिकर स्कैम के ऊपर। ये फर्जी है, ये न्यूज बराबर सही नहीं है क्योंकि ये न्यूज आने के बाद कई सारे चैनल्स में बताया, न्यूज़पेपर्स में बताने के बाद आम आदमी पार्टी का चीफ मिनिस्टर आतिशी और कई सारे नेता लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखा था और पूछा था कि मेरे को वो लेटर बताओ, किधर है वो लेटर। तो वो चुप्पी साधे हैं और ऐसा कोई लेटर वेटर नहीं है। ये सब इलेक्शन का टाइम में अफवाह है, आप इसको बिल्कुल इसके ऊपर यकीन ना करें क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑफिस उनको कोई जवाब नहीं दिया अभी तक और ऐसा कोई एक्सेस पॉलिसी में। ऊपर से ऐसा चल रहा है, ईडी का एक प्रेजेंट डायरेक्टर है, उन्होंने बता रहा था अपना ऑफिसर्स को कि तुम खाली पीली जाके विदाउट एविडेंस, विदाउट एनीथिंग ऐसा अरेस्ट नहीं कर सकते हो लोगों को। तो ईडी का भी कुछ रूल्स है, तुम्हारे पास कुछ एविडेंस है वो जाके तुम किसी के घर पे जाके उनको अरेस्ट कर सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि तुम जाके उनका मोबाइल छीन लो, उनका लैपटॉप छीन लो और उसके बाद ढूंढ लो उसके ऊपर कुछ मिलेगा क्या, ये सब चीज नहीं कर सकते बोल के सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था, ईडी को फटकार दिया। और ईडी का डायरेक्टर भी खुद ऐसा बोला बोल के हमको खबर मिली है। और पंजाब का न्यूज इस प्रकार है, और जगदीश लाल एक काउंसलर हैं कांग्रेस का, उन्होंने लुधियाना में वार्ड नंबर 6 में ज्वाइन किया था आम आदमी पार्टी को। वैसे उनके साथ हमारे आम आदमी पार्टी के कई सारे लीडर्स भी साथ में थे। और अहमदाबाद में एक 10 साल का बच्चे को रेप हुआ था, तो रेप के प्रोटेस्ट में CYSS आपको मालूम है हमारा यूथ विंग है, वो यूथ और स्टूडेंट विंग है आम आदमी पार्टी का, उनके कम से कम 7 लड़के लड़कियां युवाएं बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किए थे कि ये रेप के अगेंस्ट में
तो पुलिस उनको अरेस्ट करके एक रात जेल में डाल दिया। फिर उनको वापस छोड़ना पड़ा। और लोग प्रोटेस्ट कैसा किया, सिर्फ बीजेपी के एमएलए को उन्होंने उनका गाड़ी को रोका और उनका प्रदर्शन किया, पीसफुल था। तो उन लोगों का ऑनर किया गया है। गुजरात टीम ने इतना अच्छा काम करते हैं लीडरशिप में, इसलिए हम यहाँ दे रहे हैं इसको बताने के लिए। तो ईसुदान गढ़वी, तो उन लोगों को एक लड़की भी है उसमें, और ये 7 युवाओं को उन्होंने ऑनर किया था। ये एक नेतृत्व का एक मिसाल है कि ऐसा काम करना चाहिए। जो अच्छा काम करते हैं उनको एनकरेज करना। और बीजेपी टोटल डोनेशन जो है, बीजेपी का जो डोनेशन 2023 एंड अप्रैल 1 2023 और 31 मार्च 2024 के बीच में बीजेपी का टोटल डोनेशन 2244 करोड़ है। तो उसके अंदर इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी शामिल है। और मेन अपोजिशन सेंटर में कांग्रेस पार्टी है, उसका 289 है। देखिए कितना डिफरेंस है। 2244 बीजेपी को मिला डोनेशन, 289 कांग्रेस को मिला। आम आदमी पार्टी को सिर्फ 11 करोड़ मिला है। तो अभी किसके पास फाइनेंशियल रिसोर्स है, कौन पैसे बांट सकते हैं, कौन प्रिपरेशंस अच्छे कर सकते हैं, आप अब उसके बारे में सोच सकते हैं। तो और बाकी लोगों को भी कुछ कुछ मिला है। जैसा बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा जो तेलंगाना में जो पार्टी है, भारतीय राष्ट्र समिति, जो पहले तेलंगाना राष्ट्रीय समिति था टीडी, तो उसके 580 करोड़ मिला है। फिर एक आंध्र प्रदेश का एक पार्टी है YSRCP, उसको 184 मिला है। तेलुगु देशम पार्टी को 100 करोड़ मिला, डीएमके को 60 मिला, एएपी को 11 मिला है, तृणमूल कांग्रेस को 6 साल। अगर आईफोन यूज करते हैं आप, कोई मान लीजिए कि उबर या कोई चीज लेना चाहते, तो आपको आपका घर से एयरपोर्ट जाना है तो आप उबर बुक कीजिएगा, और सेम टाइम आप दूसरा फोन से, एंड्रॉयड फोन से आप उबर बुक कीजिएगा। किस में ज्यादा पैसा लगता है? के ऊपर टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक राइड हेलिंग एप्स कैसा चार्ज करते हैं, आईफोन चार्ज करते हैं, एंड्रॉयड यूजर को कैसा चार्ज करते हैं, उसके बारे में काम किया था। उससे पता चला कि जो आईफोन यूज करने वाले को ये जो कैब फेयर्स जो है बुक करने से ज्यादा पैसा लगा। तो ये डिस्क्रिपेंसी है, ये सोशल मीडिया में चीज चल रहा है। तो ये लोग ऐसा एल्गोरिदम यूज करते हैं कि आईफोन यूजर्स को ज्यादा पैसे चार्ज करो, बाकी लोगों को कम करो। आज का न्यूज यही समाप्त करते हैं।